अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। गजा में शादी की तकरीब पर इसराइली फौज की वहशियाना गोलाबारी, बच्चों और खवातीन समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। पाकिस्तान ने गजा में अपने फौजी दस्ते भेजने पर गौर करने की पेशकश कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दावा, कहा हम इस्लामाबाद के हैं शुक्रगुजार। यहूदी नौजवान इसराइल छोड़ दें, फ़लस्तीनों के खिलाफ जुल्म सितम बंद किया जाए, काबिज़ इसराइल का कब्ज़ा ख़त्म किया जाए। यहूदी रबी डेविड फील्डमान का बड़ा बयान। गजा से तिबी इनखला के इंतज़ार में जुलाई 2024 से अब तक 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मरीज़ शहीद हो गए। आलमी इदारा सेहत ने की तस्दीक, इसराइल की रुकावटों को ठहराया जिम्मेदार। अमरीका ने शाम में दाइश के ठिकानों पर शदीद फ़िज़ाई हमले किए। सदर ट्रंप ने की तस्दीक, कहा अमरीका पहले से ज़्यादा है महफूज। और बांग्लादेश को इनकलाबी नौजवान शरीफ उस्मान हादी की आखिरी रसूमात से कबल शदीद कशीदगी का सामना। मुल्क भर में एहतजाज और झड़पों का सिलसिला जारी, सूरत हाल बदस्तूर संगीन। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी बैनुल-अक़वामी खबरों से। गजा में ज़ालिम इसराइली फायरिंग के नतीजे में 6 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद दीगर ज़ख्मी हो गए। हमला शुमाल मशरिक़ी गजा शहर के अतफ़ा इलाके में वाक़ स्कूल पर किया गया, जो महाजरीन की पनाहगाह था। ये वाक़या गजा में जारी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के तौर पर सामने आया। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने स्कूल के इर्द गिर्द जो अदरा अस्पताल के करीब फायरिंग की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए, जबकि स्कूल में मौजूद दीगर महाजरीन ज़ख्मी भी हुए। ज़राए का कहना है कि काबिज़ फ़ौज ने इमदादी टीमों और सिविल दिफा के हमले को स्कूल तक पहुंचने भी नहीं दिया, जिसकी वजह से मुसलसल मसाइल पेश आ रहे हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक स्कूल के दाखिली इंतजाम के ज़िम्मेदारों ने कहा कि फायरिंग स्कूल की दूसरी मंजिल पर हुई, जहां बड़ी तादाद में बेघर लोग मौजूद थे। वहां एक शादी की तकरीब भी हो रही थी, जिससे शुहदा और ज़ख्मियों की तादाद में इजाफे के भी अंदेशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक ने गजा में अपने फ़ौजी दस्ते भेजने से मुताल्लिक़ कुछ सवाल पूछे और उसके बाद गजा में फ़ौजी दस्ते भेजने पर गौर करने की पेशकश की गई, जिस पर अमेरिका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मार्को रूबियो से सवाल किया गया था कि क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को इस बात पर अपनी रजामंदी से आगाह किया कि पाकिस्तान गजा में अमन व अमान के क़याम के लिए फ़ौजी दस्ते भेजेगा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उसने गजा अमन मनसूबे का हिस्सा बनने या कम से कम इस पर गौर करने की पेशकश की है। मार्को रूबियो ने कहा कि उनके ख्याल में पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक अभी कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं और उसके बाद ही हम किसी मुल्क से कह सकते हैं कि वो गजा अमन मंसूबे के लिए अपनी खिदमात को पेश करे। Ask you about Gaza. US wants Pakistan troops to be in Gaza. Has US got a consent from Pakistan that they will be sending their troops in Gaza for peace building and peacemaking? Yeah. Well, look, in fairness to all the countries we've talked to about being and having a presence on the ground, I think they want to know specifically, what the mandate, what the specific mandate, it was the funding mechanism looks like. So we're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I think we owe them a few more answers before we can ask anybody to firmly commit. But I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this who are willing to step forward and be a part of that stabilization force. And certainly, Pakistan is key if they agree to do so. But I think we owe them a few more answers before we get there. We're trying to make a lot of progress here with I think the next step here is announcing the Board of Peace, announcing the Palestinian Technocratic Group that will help provide daily governance. And then once that's in place, I think that will allow us to firm up the stabilization force, including how it's going to be paid for, what the rules of engagement are. यहूदी रबी डेविड फील्डमान, जो नेतोरी काटा तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, सहीयूनियत के सख्त खिलाफ, उन्होंने काबिज़ इसराइल के अंदर यहूदी नौजवानों के लिए पैगाम दिया और कहा कि वो इब्रानी रियासत से फ़रार अख्तियार करें। उन्होंने कहा कि यहूदी मज़हब और सहीयूनियत में बुनियादी फ़र्क है और काबिज़ इसराइल के कब्ज़े को ख़त्म किया जाए, फ़लस्तीनी महाजरीन को वापस आने की इजाज़त दें और यहूदी हमेशा की तरह फ़लस्तीन और मुसलमानों के ज़ेर हुक्मरानी ज़िंदगी गुजारें। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन या इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्ज़ी नहीं, बल्कि यहूदी तालीमात के भी ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि क़त्ल, लूटमार और पूरी कौम पर जुल्म सितम ढाना दीन के भी खिलाफ है। ये जराइम फ़लस्तीन में किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ हो रहा है वो अखलाक़ी और मजहबी गलती है। यहूदी लीडर ने कहा कि जिंदा ज़मीर वाले अफराद को आवाज़ बुलंद करना चाहिए। 2 साल से नस्लकुशी जारी है और खामोश रहना भी जुर्म में हिस्सा लेने के बराबर है।
اسرائیل کی جانب سے لگاتار غذائی رسد میں رکاوٹیں کھڑی کرنے اور جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کرنے کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز نے وارننگ دی ہے اور کہا کہ غزہ میں غذائی بحران سنگین ہو سکتا ہے۔ یونیسیف کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 16 لاکھ افراد سنگین حالات میں ہیں اور 1 لاکھ بچے بھی غذا سے محروم ہیں، جبکہ سردی سے تحفظ نہ ملنے سے بھی بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا اندیشہ ہے۔ یونیسیف نے کہا کہ یونائٹڈ نیشنز کی تازہ رپورٹس میں انکشاف ہوا کہ اکتوبر میں ہوئی جنگ بندی کے بعد غزہ کے کسی بھی علاقے کو اس وقت قحط زدہ قرار نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ بہتری انتہائی نازک ہے اور بڑے پیمانے پر امداد نہ ملنے کی صورت میں صورتحال انتہائی سنگین اور خراب ہو سکتی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اعلان کیا کہ غزہ سے طبی انخلا کے انتظار میں جولائی 2024 سے اب تک 1000 سے زیادہ فلسطینی مریض شہید ہو گئے۔ یہ المناک صورتحال ظالم اسرائیل کی جانب سے بیرون غزہ علاج کے لیے نکلنے پر عائد پابندیوں کے سلسلے کا نتیجہ ہے۔ WHO نے کہا کہ قابض اسرائیل کی رکاوٹیں اور تاخیری حربیں غزہ کے شہریوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہی ہے۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ سے طبی انخلا کے انتظار میں جولائی 2024 سے لے کر اب تک 1000 سے زیادہ فلسطینی مریض شہید ہو گئے ہیں۔ یہ المناک صورتحال قابض اسرائیل کی جانب سے بیرون غزہ علاج کے لیے نکلنے پر عائد مسلسل پابندیوں کا نتیجہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈھانوم گیبریس نے بتایا کہ جولائی 2024 سے لے کر نومبر 2025 کے درمیان 1092 فلسطینی مریض اسی دوران وفات پا گئے جب وہ طبی انخلا کے منتظر تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعداد اصل تعداد سے کہیں کم سمجھ میں آ رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور اس کے شراکت داروں نے 2 سالوں کے دوران اب تک غزہ سے 10,600 سے زیادہ ایسے مریضوں کا طبی انخلا ممکن بنایا جو کہ سنگین بیماریوں اور پیچیدہ طبی حالات کا شکار تھے۔ ان میں 5,600 سے زیادہ بچے شامل ہیں جنہیں انتہائی نگہداشت اور خصوصی طبی سہولیات کی اشد ضرورت تھی۔ WHO نے دنیا کے مزید ممالک سے بھی اپیلیں کی ہیں کہ وہ غزہ کے مریضوں کو اپنے ہاں علاج کے لیے قبول کرنے میں پیش قدمی کا کام کریں اور مغربی کنارے کی جانب طبی انخلا کے عمل کو فوری طور پر بحال کر دیا جائے، جس میں القدس گورنری کا علاقہ بھی شامل ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا کہ متعدد فلسطینی مریضوں کی زندگیاں براہ راست ان طبی انخلا کے عمل کی بحالی سے وابستہ ہیں، لیکن ظالم اسرائیل کی رکاوٹیں اور تاخیری حربیں اس انسانی المیے کو غزہ میں مزید گہرا اور سنگین بنا رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ امریکہ نے شام میں داعش کے ٹھکانوں پر شدید فضائی حملے کیے ہیں۔ ہلاکتوں کے تعلق سے فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں۔ امریکی حکام نے کہا کہ لڑاکا طیاروں نے ہیلی کاپٹروں نے وسطی شام میں متعدد اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ یہ کارروائی گزشتہ دنوں شام میں امریکی فوجوں پر ہوئے حملے کے جواب میں کی گئی۔ گزشتہ ہفتے شام کے قدیم شہر تدمر کے قریب مشترکہ گشت کے دوران امریکی اور شامی فوج پر فائرنگ کی گئی تھی، جس میں 2 امریکی فوجی سمیت 3 امریکی شہری ہلاک ہوئے۔ اس دوران ٹرمپ نے اعلان کیا کہ انہوں نے شام میں داعش کے ٹھکانوں کو ختم کرنے کے لیے حملے کروائے ہیں۔ نارتھ کیرولینا میں ایک ریلی سے خطاب کے دوران ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ان کی صدارت میں امریکہ پہلے سے زیادہ محفوظ ہے۔ Restoring peace through strength. We're all over the world. We had men playing in women's sports, transgender for everybody, crime at record levels, the worst trade deals ever made, and our country was laughed at from all over the world, but they're not laughing anymore. 1 year ago, our country was dead. Now we are the hottest country anywhere in the world because we finally have a president who puts America first. They gave us doom and gloom, and I'm building the Trump economic boom. It's a boom. It's a boom. You know, these factories, auto plants, AI plants, we've never had anything like it. I ended the radical left's war on American energy, terminated the Green New Scam, and signed an order to drill, baby, drill. We're drilling. You see where gasoline's coming from? First thing I did was made North Carolina phone calls, and we did a hell of a job. Did a hell of a job. You'd still be sitting in the mud if I didn't get elected. You would be. People were sitting in the mud. But I used to come to North Carolina to buy furniture for lobbies or furniture for hotels, and I was here a lot. I mean, you've been decimated, but it's coming back now because I put tariffs on, big tariffs, actually. But I remember I'd say to a guy, I like that chair. You don't realize what I did. I would look at a chair. The arm of a chair was very important to me. I said, I like that chair, but this arm has to be a different shape. And you got to chisel that. I'm a very aesthetic person, believe me. Except with women. I don't care what a woman looks like.
I used to say beautiful, now I don't care. Since politics, I never mention looks anymore. The most beautiful woman can walk right across. I don't even look at her anymore. Because in politics, that's the sign of death. We don't look. I don't know. 2016 was pretty monumental. What was better? बांग्लादेश को शरीफ उस्मान हादी की आखिरी रसूमात से कबल शदीद कशीदगी का सामना है, क्योंकि मुल्क भर में एहतियात जारी है। हुक्काम ने तशद्दुद पर काबू करने के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम किए, जबकि शहरी बदअमनी और हुक्मरानी के मसाइल पर बढ़ती हुई मायूसी का इजहार कर रहे हैं। मज़ीद हालात बिगड़ने के अंदेशों को देखते हुए सूरत हाल को गैर मुस्तहकम बताया गया। बांग्लादेश में गुज़श्ता साल की बगावत में सरगर्म किरदार अदा करने वाले एक लीडर की मौत के बाद ढाका में हंगामे हैं और मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की। याद रखें कि इनक़लाब मोंचू कल्चर ग्रुप के तर्जुमान शरीफ उस्मान हादी जुमेरात की शाम सिंगापुर के एक हस्पताल में दम तोड़ चुके हैं, जहाँ वो गुज़श्ता एक हफ्ते से ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थे। उस्मान शरीफ हादी को गुज़श्ता जुमे को ढाके में उस वक्त गिरफ्तार किया गया, फायरिंग का निशाना बनाया गया जब वो एक रिक्शे पर सवार थे और मुबैना तौर पर इस हमले के पीछे हिंदुस्तानी अफराद मुलविस हो सकते हैं। इस मामले को लेकर बांग्लादेश में खूब हंगामे जारी हैं और हमलावरों की गिरफ्तारी का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 बदअनवानी केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। ये फैसला फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की खुसूसी अदालत ने दिया। अदालत के मुताबिक साल 2021 में सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से दिए गए तोहफ़ों को इमरान खान और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया, जिस पर यह केस दर्ज हुआ। खुसूसी अदालत के जज शाहरुख अजमल ने इस फैसला सुनाया और जो रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी अडियाला जेल में दिया गया है। पाकिस्तान पैनल कोर्ट के दफ़ा 409 के तहत दोनों को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि बदअनवानी के कानून के तहत मजीद 7-7 बरस कैद भी आयद की गई। इसके अलावा अदालत ने दोनों पर फीकस 1 करोड़ यानी 10 मिलियन रुपए जुर्माना भी आयद करने का ऐलान किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। गजा में शादी की तकरीब पर इजरायली फौज की वहशियाना गोलाबारी, बच्चों और खवातीन समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। पाकिस्तान ने गजा में अपने फौजी दस्ते भेजने पर गौर करने की पेशकश कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दावा, कहा हम इस्लामाबाद के हैं शुक्रगुजार। यहूदी नौजवान इसराइल छोड़ दें, फ़लस्तीनियों के खिलाफ जुल्म सितम बंद किया जाए, काबिज़ इसराइल का कब्ज़ा ख़त्म किया जाए, यहूदी रबी डेविड फील्डमान का बड़ा बयान। गजा से तिब्बी इनखला के इंतज़ार में जुलाई 2024 से अब तक 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मरीज़ शहीद हो गए। आलमी इदारा सेहत ने की तस्दीक, इसराइल की रुकावटों को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिका ने शाम में दाइश के ठिकानों पर शदीद फ़िज़ाई हमले किए, सदर ट्रंप ने की तस्दीक, कहा अमेरिका पहले से ज़्यादा है महफूज। और बांग्लादेश को इनकलाबी नौजवान शरीफ उस्मान हादी की आखिरी रसूमात से कबल शदीद कशीदगी का सामना, मुल्क भर में एहतजाज और झड़पों का सिलसिला जारी, सूरत हाल बदस्तूर संगीन। आलमी खबरनामे का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।